बाय। ओके बाय। हाँ। रिसर्च, जब रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि हम कुछ चीजें हैं उनको एज इट इज फॉलो करें। उसमें हम किसी तरीके का बोल सकते हो कि उसमें हम किसी तरीके से ये नहीं कर सकते कि आप ये गलत कर रहे हो। कुछ चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी आपकी पूरी रिसर्च में होनी चाहिए, रिजल्ट दिखाते हुए, मेथड्स में, प्रोसीजर्स में, है ना, हर चीज में। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव हो कि आपको पता है कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप सब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हो, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस ना करें, ईमानदार। देन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? सिंसियर हो, आप अपने लक्ष्य को सामने रख के बढ़ रहे हो। केयरफुलनेस। केयरफुलनेस का मतलब जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें कुछ नेग्लिजेंस नहीं है। दूसरा ओपननेस। ओपननेस का मतलब एक तरीके से होता है ना, आप रिस्ट्रिक्टेड। रिसर्च कभी भी बंद दिमाग से नहीं होती। रिसर्च है वो कभी बंद दिमाग से नहीं होती है। तो आपको एक खुला दिमाग रखना पड़ेगा, आपको एक वाइड थिंकिंग, एक ओपन माइंड रखना पड़ेगा रिसर्च करते हुए। रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आईपीआर क्या बोलते हैं? जितने भी ये आपके कॉपीराइट होते हैं ना बेटा, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट जो लोग करवा लेते हैं ना इन्वेंशंस को अपने नाम पे, तो उस चीज का हमें पूरा ध्यान रखना है। जैसे अगर आप किसी का रेफरेंस दे रहे हो तो आप उसको प्रॉपर्ली रेफर करोगे, उसको अपनी रिसर्च के अंदर लिखोगे कि मैंने इस बंदे की ये डिटेल ली है या इस तरीके से मैंने काम। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो सर फिर हमारे सर ने रिसर्च प्रोजेक्ट में इंडियन इकोनॉमी को नाइजीरियन इकोनॉमी से चेंज करवा दिया, तो ये गलत नहीं हो गया? एक टॉपिक तो चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा है कि अगर वो रिजल्ट इंडियन इकोनॉमी का और आप दिखा रहे हो नाइजीरियन का, वो गलत है। तो आप स्टडी तो नाइजीरिया की भी कर सकते हो, स्टडी तो आप किसी की भी कर सकते हो, किसी भी देश की, लेकिन उसकी होनी चाहिए ना। यस और नो? अगर रिसर्च के बाद सर ने बोल दिया कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया हो चाहे नाइजीरिया हो एक ही चीज होती है, वो गलत है। अब ये सब चीजें इस तरीके से काम करती हैं, क्या ही कर सकते हैं। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यही है कि शुरुआत होती है गरीबी की रेखा से और डिबेट खत्म होते होते रेखा की गरीबी पे पहुंच जाती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ अवर सिस्टम। तो वो सर ही जाने या आप जानो कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इधर तो सब चलता है, इसी वजह से तो हम रिसर्च में इतना पीछे हैं। हमारे देश के जीडीपी का 0.69% ही सिर्फ, कितना? 0.69%। कितना? 0.69% ही सिर्फ किस पे लगाया जाता है? रिसर्च पे लगाया जाता है। 0.69 इतना कम, तो 1% भी नहीं। कॉन्फिडेंस, देखो ये पेपर के पॉइंट हो। देखो अब ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये पूरा कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। जो भी सवाल आएगा एकदम से कॉमन सेंस का आएगा। तो इस वजह से सिर्फ इन चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसको कोई रट्टा नहीं मारना या कुछ नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्वियसली बात है। देखो आप कि आप चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखोगे, है ना, किसी की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर दोगे। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन विद एम टू सर्व द सोसाइटी, सही तरीके से उसको पब्लिश करवाओगे। मॉनिटरिंग, मेंटरिंग का गाइड्स, कल को आप पीएचडी कर लेते हो तो आप अपने से नीचे वाले लोगों को सही तरीके से गाइड करोगे। रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स, फेयर ट्रीटमेंट फॉर कोलीग्स। कई बार ऐसा होता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे दो लोग होते हैं, वो मिलके रिसर्च करते हैं, लेकिन जब पब्लिश करवाने का टाइम आता है तो एक अपना नाम दे देता है, दूसरा बेचारा ठन ठन गोपाल हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि दो लोग मिलकर रिसर्च करते हैं, एक का बाहर निकाल के तीसरे का डाल देते हैं, समझ रहे ना, किसी को थोड़ी ना पता है। तो ये सब चीजें गलत है। ये सब चीजें क्या है? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज आर अनएथिकल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सोसाइटी के लिए ही तो सर्व कर रहे हो। दूसरा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बुलिंग। ऐसा नहीं है कि लड़कों को बोला चलो 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 और लड़के को बोला बेटा आओ आओ आओ, ऐसा नहीं करना है। किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन यू कांट
no discrimination on basis of any, it may be on gender, it may be on race, it may be on any sort of factor. There should be no discrimination when the people are the part of your research. आपकी रिसर्च का जो हिस्सा बन गए हैं तो फिर वो आपके एक तरीके से सब्जेक्ट है, दे आर द पार्टिसिपेंट्स। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है, लड़का है, बुजुर्ग है, बच्चा है, सब all are same, all are same। इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज में क्या है, देखो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रेशराइज करो ना। अगर कोई इंफॉर्मेशन में मेरी इच्छा है कि मैं इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता तो आप फोर्स मत करो, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल, ऐसे करके नहीं। अगर कोई चीज़ को मैं आंसर करना चाहता हूँ तो ही मैं उसको आंसर करूँगा, अगर किसी चीज़ को मैं आंसर नहीं करना चाहता हूँ देन आई विल नॉट। सीकिंग कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, परमिशन लेना चाहिए था ना, वही चीज़ है कि आप किसी भी रिसर्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप उस रिसर्च का हिस्सा बना रहे हो किसी को तो उसकी कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है। अगर कंसेंट नहीं लेते हो तो बेटा फिर गलत कर रहे हो। दूसरा प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, जब इंसेंटिव देते हो तो वो गलत है, समझ रहे हो, दिस इज अनएथिकल। अनएथिकल, अनएथिकल का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को लालच देके काम करवा रहे हैं। जैसे एक होता है ब्रीफिंग, ब्रीफिंग होता है पहले, ब्रीफिंग होता है पहले। डी ब्रीफिंग का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट, जैसे कुछ जैसे मिशन वगैरह होते हैं ना, स्पाई मिशन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। अभी मैं रिसेंटली कल ही एक मैं मूवी देख रहा था, 7 days इन टेम्पे। हाँ, मोसाद के बारे में आप लोगों ने मे भी सुना होगा। जैसे इंडिया की जो एजेंसी है वो रॉ है ना, उसी तरीके से इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो मोसाद है, और दुनिया में सबसे खतरनाक मतलब डेंजरस इजराइल की आर्मी है। कोई इजराइल से इसी वजह से पंगा नहीं लेता। दुनिया में सबसे ज्यादा बजट भी आई थिंक अपनी जीडीपी का 4.6% इजराइल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे लगाता है, रिसर्च लगाता है। अगर आप मोसाद के किस्से पढ़ोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा इनका 1976 में एक ऑपरेशन था, उसी पे कल में मैंने मूवी देखी थी, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक थंडर। नहीं, ब्लैक थंडर नहीं, थंडरबोल्ट, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट जब इनके जहाज को हाईजैक कर लिया जाता है तो इस तरीके से इनकी आर्मी इजराइल से युगांडा, जो कि 4000 किलोमीटर दूर है, 4000 किलोमीटर दूर जाके कैसे अपने सारे लोगों को वापस लेके आते हैं। इस पे मूवी भी है, और अदरवाइज आप इस पे वीडियोस वगैरह देखोगे तो उसमें देखने को मिलेगा। आई थिंक लेलन टॉप वालों ने भी एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है, 10-12 मिनट की है, 10-12 मिनट की वीडियो है। नहीं, मैंने ये 1977 वाली मूवी अलग है, ये एक और है। फिर इनका एक और भी मिशन हुआ था, क्या था, रेस्ट ऑफ गॉड, अभी वो मैंने पढ़ा नहीं है, रेस्ट ऑफ गॉड। जब इनकी 1972 में ओलंपिक्स में इनके 11 प्लेयर्स को गोली मार दी थी। ओलंपिक में इनके 11 प्लेयर्स को अरब के लोगों ने गोली मार दी थी। तो इन्होंने 20 साल तक वो ऑपरेशन किया, और 20 साल के अंदर जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन सबको मार दिया। तो मैं वही बता रहा था कि ये जो डीब्रीफिंग होती है ना, वो जैसे ये सब प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डीब्रीफ किया जाता है कि उसमें क्या सही था, क्या गलत था, आगे को करना हो तो इस तरीके से, समझ रहे हो। मुनिच ये जो 11 प्लेयर्स वाली है, ये मैंने देखी नहीं, मैंने थोड़ी देखी थी, उसका आई थिंक नाम मुनिच करके ऐसा है, 2005 की मूवी है, मुनिच ही है ना, मैंने देखी नहीं।
हाँ रीचेकिंग बोल सकते हो, डीब्रीफ करना मतलब बाद में उसको कंप्लीट करने के लिए। चलो, सीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अब ये बता दिया। हाँ मुनिच में हुई थी वो ओलंपिक्स, जर्मन में आई थिंक, उसी पे बेस्ड है जो हिस्ट्री वाले। मैं कभी कभी इस चीज को ना सोचता हूँ, कॉमर्स के साथ साथ ना मेरा दो सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक साइकोलॉजी और एक हिस्ट्री। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं कॉमर्स में नहीं होता तो शायद मैं हिस्ट्री में या फिर साइकोलॉजी में जाता। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में और हिस्ट्री में, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ जितना भी मुझे अच्छा लगता है। आप एक्साइटेड फील करते हो कि अच्छा ये क्या हुआ, वो क्या होगा, इस तरह। दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग। चलो, सीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आप किसी से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक है जी, आप किसी से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। दैट मीन्स कि अगर देखो, एक तो चीज ये है कि अगर मैं वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं हूँ तो फिर आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते। पॉसिबल ऑफ कॉजिंग हार्म्स टू पार्टिसिपेंट्स, अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी रिसर्च से किसी को नुकसान होने वाला तो आप उनको पहले इन्फॉर्म करोगे। और मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप सीक्रेट रखोगे इंफॉर्मेशन, किसी की प्राइवेसी को। जैसे होता है ना गुप्त दान, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, इससे मेरे को एक बात याद है, गुप्त दान, जैसे कई कुछ लोग होते हैं ना चंदा देते हैं तो वो नाम नहीं लिखते तो उसको गुप्त दान बोल दिया जाता है। तो इससे मेरे को एक बात याद आ रही है कि चीजें कैसे काम करती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में मैं वही बता रहा हूँ कि रिसर्च में होता है तो उसी तरीके से पर्सनल लाइफ में भी होता है। एनोनिमसली चैरिटी दी जाती है। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, कई बार प्रोग्राम होते हैं ना तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं। जैसे गुरुद्वारे में कोई लंगर है तो लंगर के लिए लोग पैसे दे देते हैं ना, जैसे 100 रुपये मैंने दे दिया, 50 किसी और ने दे दिया, तो पूरे गांव के लोग हैं वो चंदा ऐसे तरीके से देते हैं लंगर के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैंने अपना नाम लिखवा दिया तलवीर सिंह, तो 100 रुपये मैंने दे दिया या 1000 रुपये मैंने दे दिया, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर शाम को ना फिर वो अनाउंस करते हैं, नाम लेते हैं तलवीर सिंह 1000 रुपये फलाना ढिमकाना ना, इस तरीके से। तो वो बंदा पहली बार बेचारा बैठा होगा, कोई बंदा है उसे वो जानता था, उसने उसको 100 रुपये दे दिए और बोल दिया कि गुप्त दान लिख दे। बोला ठीक है, अब उसने तो लिख दिया, लेकिन जब अनाउंस करने लगा तो उसका नाम बहादुर सिंह था, तो कर दिया, बोल दिया बहादुर सिंह का बेटा 100 रुपये दे के गया है गुप्त दान के नाम पे। तो भाई ये कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी रह गई। यही चीज को तो मेंटेन करना है रिसर्च में भी और पर्सनल लाइफ में भी। नाम ही ले दिया तो गुप्त दान कहाँ से रह गया। तो यही चीज है कि हम बोल तो दे कि ठीक है तेरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन बाद में आप उसको क्या कर देते हो, लीक कर देते हो, तो वो गलत हो जाता है। इस वजह इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा, प्रोटेक्टिव रिसर्च डिजाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आप अपने रिसर्च डिजाइन को क्या करोगे, सही रखने की कोशिश करोगे, ठीक है, इंटेंशनली उसके अंदर कोई गलती नहीं करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सैम्पलिंग मेथड कौन से यूज कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी हैं वो सब, मतलब आप अपनी तरफ से उसको 100% करेक्ट रखोगे। बाद में कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको अपनी तरफ से 100% रखने की कोशिश करो। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, वही हाई टॉलरेंस टू पोटेंशियल रिस्क। बता दिया कि आप उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करोगे जो रिस्क बियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही हो कि लैब में दीदी को ले गए, दीदी को चक्कर आ गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिसर्च को संभालूं या दीदी को संभालूं, तो वो हो गया। पायलट टेस्टिंग या पायलट स्टडीज, आप लोगों को ये पहले बताया था। पायलट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई मेन रिसर्च करने से पहले आप उसको एक फिजिबिलिटी स्टडी देखते हो, ये देखते हो एक सैम्पलिंग के थ्रू कि क्या सच में इसमें जो स्टडी है वो पॉसिबल है या नहीं, क्या इसमें स्टडी है वो पॉसिबल है या नहीं। आप इस चीज़ के बारे में क्या करते हो, सोचने की, समझने की, फोकस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब आप उसकी बात आउटसाइड
सर्टिफाइड प्रपोजल रिव्यू। अब देखो ये दोनों चीजें हैं, मैंने आपको बताया था पीयर रिव्यू के बारे में बात की थी, याद है पीयर रिव्यू के बारे में बात की थी। पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जब आपकी रिसर्च का एक हिस्सा होता है, आप पेपर पब्लिश करने के लिए भेजते हो तो उसको पीयर रिव्यू किया जाता है। मतलब उसको ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा, मतलब एक्सपर्ट्स है वो रिव्यूज है वो करते हैं आपकी रिसर्च में सही था या गलत था। तो कई बार क्या होता है कि सपोज करो आपका दोस्त लगा हुआ है उस रिसर्च जर्नल में, और आप रिसर्च पेपर भेज देते हो और उसको कॉल कर देते हो, यार देखना मेरा पेपर है जरा निकलवा देते ना, वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं निकलवा दूंगा, पार्टी कर देना। तो क्या ये एथिकल है या नहीं? क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है? अनएथिकल। ये तो अनएथिकल हो गया ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिसर्च का जो अगर वो हिस्सा बनना चाहता है तो उसको देखना पड़ेगा कि यार ये गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है। इस वजह से प्रोफेशनल कोड, ठीक है, प्रोफेशनल कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेशनल कोड का मतलब होता है कि जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हो उसके अपने अपने कोड होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर आप एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हो तो एजुकेशन में रिसर्च के अपने प्रिंसिपल्स होंगे ना, अगर आप साइकोलॉजी में कर रहे हो तो साइकोलॉजी के अपने प्रिंसिपल्स होंगे, और उसी तरीके से अगर आप आर्ट्स में कर रहे हो तो उनके अपने कुछ कोड कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, और उन डिफरेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं इसको फॉलो नहीं करूँ, आपको वो चीज फॉलो करनी है। देन गवर्नमेंट रेगुलेशन, और रिसर्च से रिलेटेड फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करना भी जरूरी है। जो सरकार ने रूल बना दिए हैं, जो सरकार ने बात बोल दी है कि ये काम इस तरीके से है, उसको उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, लीगल तरीके से आपको वो काम करना। एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स, अब देखो ये वही कुछ इसकी ना एग्जांपल्स दी हुई हैं, इस एग्जांपल से सवाल नहीं आता, कॉमन सेंस का क्वेश्चन आता है। इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी है। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप उनके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। और अगर आपकी रिसर्च में ऐसा कुछ है कि भाई रिस्क हो सकता है, कुछ चोट लग सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, तो आप पहले उनको इन्फॉर्म करोगे, आप पहले उनको बता दोगे कि भाई इस रिसर्च के अंदर ये प्रॉब्लम है। फिर भी अगर तुम्हें रिसर्च का हिस्सा बनना है तो बन, फिर भी अगर तुझे रिसर्च का हिस्सा बनना है तो बन, ठीक है। फिर उसके बाद वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कुछ बात तो रिटर्न कंसेंट भी लेते हैं, रिटर्न कंसेंट भी लेते हैं। जैसे WWE है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो उसके अंदर ये लिखा होता है कि के अंदर आपको इंजरी भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है, तो उसके लिए फिर WWE है वो जिम्मेवार नहीं होगा। वैसे तो वो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा ही किसी को नहीं उतार देते, वो फेक ही होती है वैसे, लेकिन वो क्योंकि WWE का मतलब वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट है वो ओरिजिनल, मतलब ऐसे लड़ाई सब कुछ ओरिजिनल होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप मारते पीटते वो सब सही है, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट ही करते हैं। होती तो फेक ही है, लेकिन जो चोट लगती है वो ओरिजिनल होती है, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं वो ओरिजिनल होती है, मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो द पॉइंट इज कि इन सारी चीजों को पहले ही क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों को क्लियर नहीं करते हो तो बाद में जाके क्या करता है, ये चीजें दिक्कत क्रिएट कर देती है। दिस मे कॉज प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम का रीजन बनता है। बिग बॉस का वायलेंट फॉर्म WWE नहीं, WWE तो एक क्लास है WWE की, बिग बॉस के साथ क्या कंपेयर करो। बिग बॉस तो चुगली है, बिग बॉस तो चुगली है वो, मतलब वो बिग बॉस ने पहली बार ये साबित किया था कि सिर्फ लड़कियां ही चुगली नहीं करती हैं, लड़के भी करते हैं। उस शो के कॉन्सेप्ट से ये मेरे को समझ आया कि सिर्फ लड़कियां ही, फीमेल्स ही चुगली नहीं करती, लड़के भी भयंकर करते हैं। अब रिसर्च, ये तो हो गया पार्टिसिपेंट से रिलेटेड कि पार्टिसिपेंट्स को हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अब आता है कि रिसर्चर, अगर मैं रिसर्चर हूं तो मैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखूंगा। सबसे पहले तो अवॉइडिंग बायस। भाई मेरे को कोई एक एपिसोड देखने के लिए 50,000 रुपए देना तो भी ना देखूंगा,
मैंने आपको बताया तो, आईपीएल और बिग बॉस पूरी जिंदगी नहीं देखूंगा, पूरी जिंदगी आईपीएल और बिग बॉस दोनों चीजें नहीं देखूंगा। अवॉइडिंग बायस का मतलब क्या है कि मेरी रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी का होना जरूरी है, सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती। मैं अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर सकता। देन आता है प्रोविजन ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ ट्रीटमेंट। दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन द केस ऑफ मेडिकल साइंस। इज इट एथिकल टू प्रोवाइड अ स्टडी पॉपुलेशन विद इंटरवेंशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो। जब नॉर्मली जरूरी नहीं है कि रिसर्च जब सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में या और बाकी सारी चीजों में होता है, जो मेडिकल फील्ड होता है, इसकी एग्जांपल है ये वाला कोविड के टाइम पे देखा होगा आप लोगों ने। अब कोविड के टाइम पे जो कोरोना की जो वो वैक्सीन बनी थी, आप लोगों ने देखा होगा उस वैक्सीन में सबसे पहले उसको जानवरों पे क्या किया गया था, ट्राई करके देखा गया था। जब जानवरों पे ट्राई करके देखा गया था, उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग के लिए ना कुछ लोग वॉलंटरली उन्होंने खुद को कोविड पॉजिटिव किया, उसके बाद फिर उस पे उन्होंने उसको अप्लाई करके देखा। समझ रहे हो? किसी भी बीमारी का जो एंटीडोट होता है उसको टेस्ट करने के लिए उस बंदे के अंदर को बीमारी होनी चाहिए ना। तब अगर कोई बंदा बीमार है उसी को वो एंटीडोट लगाओगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई दवाई बनाई जाती है तो उस पर लोगों को टेस्ट करने से पहले ये वॉलंटरली देखा जाता है। अगर आपने एक मूवी देखी, एक मूवी आई थी कौन सी, एमरजेंसी करके था, पूरा नाम नहीं याद, साउथ कोरिया की मूवी है एमरजेंसी। कोई वो प्लेन में वायरस फैल जाता है, वो जानबूझ के बंदा फैला देता है, उसमें एमरजेंसी, याद पूरा नहीं याद अभी, 2021-22 में। तो उसमें भी यही था कि उन्होंने एक बीमारी को की, वो बीमारी का एंटीडोट बनाया और एक बंदे ने खुद पे वो बीमारी को लिया और उसपे फिर उस एंटीडोट को क्या किया, अप्लाई करके देखा। तो इस वजह से वो यूजिंग इनएप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड, आप गलत मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं ट्रेन को नुकसान नहीं है, इमरजेंसी करके मेरे को याद हुआ नाम दिया। इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, आप गलत रिपोर्टिंग नहीं कर सकते और इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेजिडेंट टेबल मैंने नहीं लिखा। इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी मतलब समझ रहे हो ना, जो देखो अगर रिसर्च की शक्ल आपके सामने ऐसी बन रही है तो आप उसको ऐसे नहीं प्रेजेंट कर सकते। समझ आए? उसको ऐसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी एज इट इज। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना जरूरी होता है। यू कांट मॉडिफाई, यू कांट चेंज। आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो है उसको वैसे ही रखते। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? रिसर्च का मिसकंडक्ट। अब रिसर्च के मिसकंडक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म। 3 FFP। इससे कई बार सवाल पूछे गए। आजकल प्लेजरिज्म के लेवल्स पूछे जाते हैं, वो मैं YouTube पे एक सीरीज शुरू करूंगा। जो जो नई चीजें हैं वो 1 day 1 सीरीज शुरू करेंगे जैसे, तो उसको साथ साथ में कवर करते रहिए, क्योंकि काफी सारी नई चीजें हमेशा इंट्रोड्यूस होती रहती हैं और इट इज नॉट पॉसिबल कि उतनी जल्दी हम उसको सिलेबस में अपडेट कर सकते हैं। अगले सेशन में वो चीजें अपडेट होंगी, इस बार वो आपको YouTube के थ्रू है वो कवर करवाई जाएगी। 3 चीजें होती हैं, एक होती है फैब्रिकेशन, एक होता है फाल्सिफिकेशन और एक होता है प्लेजरिज्म, FFP। जब आप रिसर्च के डेटा के साथ छेड़छाड़ करते हो,
जब आप कलेक्टर डेटा के साथ डेटा का मेकअप कर देते, डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेटिंग। डेटा को मैनिपुलेट करना, नया डेटा ऐड कर देना, पुराना डेटा रिड्यूस कर देना, कोई रिजल्ट है उसको गलत कर देना, दैट इज फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। जब हम या तो स्पूरियस डेटा क्रिएट कर देते हैं, फेक डाटा क्रिएट कर देते हैं, या फिर हम डेटा के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, या हम ये देखते हैं कि हम अपने हिसाब से डेटा को मॉडिफाई कर देते हैं। फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है जब आप ओवरऑल रिसर्च के टूल्स को छेड़छाड़ करते हैं। डेटा तो उसमें आएगा, रिसर्च के टूल्स, रिसर्च के जो मेथड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल फाल्सिफिकेशन। उसको आप क्या नाम दे देते हो, फाल्सिफिकेशन का नाम देते हो, फाल्सिफिकेशन। देन आता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। देखो रिसर्च में आप किसी का कंटेंट कॉपी कर सकते हो, तो आई थिंक 20% तक अलाउ कर देते हैं, ऐसे मतलब अलग अलग लेवल हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस बंदे का रेफरेंस देना पड़ता है। अगर आप रेफरेंस नहीं देते हो तो फिर वो गलत है। रेफरेंस देना जरूरी है, ठीक है, रेफरेंस देना जरूरी है। हर रिसर्च रिपोर्ट के एंड में आप लोग देखते हो तो रिसर्च के एथिक क्या बोलते हैं वो लिखा हुआ होता है, जैसे कि कहाँ से आप लोगों ने, इवन के बहुत सारी बुक्स में तो पिक्चर्स को भी क्रेडिट दिया जाता है, देख रहे हो यहाँ पर जिस पेज पे जो पिक्चर है किसने दी हुई है उसका भी क्रेडिट है वो इसमें दिया रहता है, इस तरह। अब फैब्रिकेशन का मतलब डेटा, फाल्सिफिकेशन का मतलब डेटा प्लस रिसर्च के टूल्स, और प्लेजरिज्म का मतलब होता है कॉपी कर देते हो किसी की रिसर्च को और फिर उसको क्या नहीं देते हो, आप उसका रेफरेंस नहीं देते हो, आप उसको बताते नहीं हो कि भाई हमने तेरी डेटा को क्या किया है, उठाया। फैब्रिकेटिंग बिहेवियर देखो, क्रिएशन ऑफ स्पूरियस डेटा, आप डेटा नया डेटा क्रिएट कर देते हो। दूसरा फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है मटेरियल, इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स को चेंज कर देते हो, और प्लेजरिज्म का मतलब होता है दूसरों के आगे। देखो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, देयर इज नथिंग न्यू इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, उसकी कोई ना कोई बात पहले हो चुकी है, देयर इज नथिंग न्यू इन द वर्ल्ड। ओरिजिनल है ही नहीं कुछ, कोई ना कोई इंस्पायर हो रहे हो किसी का, कोई ना कोई लिंक है, मतलब अपने दिमाग से आप कुछ भी सोचते रहो, देयर इज ऑलवेज ऑलवेज द ऑप्शंस अवेलेबल, बाहर ऑलरेडी वो है पड़ी हुई है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दैट एक्चुअली मैटर। हर कोई उसको अपने तरीके से क्या करता है, प्रेजेंट करता है। सो एक्चुअली द प्रेजेंटेशन मैटर, कि आप उस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। मूवीज कुछ भी बोलते, जैसे कल वर्ल्ड वॉर 1 पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसके नीचे ना कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो उस कमेंट में एक बड़ा अच्छा कमेंट था, वो क्या था कि हिस्ट्री टीच अस दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। कितनी सही बात लिखी हुई है कि इतिहास ही हमें ये बताता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। इतिहास ही हमें ये बताता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 2 क्यों होता? जब लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही देख ली थी, उससे सीखा होता तो वर्ल्ड वॉर 2 क्यों होता, बताइए, है ना। तो प्लेजरिज्म के अंदर क्या है, आप आइडियाज को क्या करते हो, ले लेते हो इधर उधर से अपने हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू आर कॉपिंग वन सोर्स, प्लेजरिज्म, कॉपिंग फ्रॉम मेनी सोर्सेज इज कॉल्ड रिसर्च, ऐसा होगा। लेकिन ये जो रिसर्च है, प्लेजरिज्म है, ये भी आपका 3 अलग अलग तरीके का हो सकता है, 3 अलग अलग तरीके का हो सकता है। कैसे? पहला होता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है अंदर से, इंट्रा का मतलब होता है स्कूल टाइम से।
एक ही असाइनमेंट को सब लोग कॉपी कर देते थे, नाम भी वही लिख देते, फादर नाम भी लिख, असाइनमेंट देता था बीबीए फाइनल के बच्चे थे, एकदम से भूल जाओ, तो आपको क्या ही उनके साथ, तो आपसे भी कहीं ज्यादा थे। लड़के लड़कियों की असाइनमेंट को कॉपी कर रहे हैं, भाई नाम भी लड़कियों का लिख रहे हैं। सोचो, भाई ने पूरी की पूरी असाइनमेंट लड़की की कॉपी कर दी, नाम भी लड़की का लिख दिया, रोल नंबर भी लड़की का लिख दिया, एक ही सब्जेक्ट की दो असाइनमेंट। इतना दिमाग कहां से लिखा? तो इंट्राकॉर्पल का मतलब वही होता है, जब एक ही सोर्स को, अंदरूनी सोर्स होता है, उसको सब कॉपी करते रहते हैं सब। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर से, है ना, इंटरनेट से उठा लेते हैं फटाफट, चैट जीपीटी पे कुछ भी होता है तो लिख देते हो तो वो। और ऑटो का मतलब क्या होता है कि आप अपने ही सोर्स को, जो पहले आपने कहीं पे कोट किया था, उसी को दोबारा लिख दिया, लेकिन बताया नहीं कि ये मेरा। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, देखो एक रिसर्च पेपर को आप एक ही पेपर में पब्लिश कर सकते हो, एक ही जर्नल में पब्लिश कर सकते हो, तो आप उसको एक से ज्यादा जगह पर पब्लिश नहीं करवा सकते। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल पब्लिकेशन है, वो रिसर्च का मिसकंडक्ट है। मल्टीपल में नहीं करवा सकते, तो इस वजह से, ठीक है। तो दैट इज ऑटो प्लेजरिज्म, साइटिंग वंस ओन वर्क विदाउट एक्नॉलेजिंग इट। अब खुद की ही इंफॉर्मेशन है, खुद को एक्नॉलेज नहीं। देखो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑटो प्लेजरिज्म। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो काहे की है, डिस्ट्रैक्शन है, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है ये। मल्टीपल ऑथरशिप, अब ये देखो, ये दोनों पॉइंट मैं आपको बता चुका। मल्टीपल ऑथरशिप के पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, पीयर रिव्यू के बारे में बता चुका, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मल्टीपल का मतलब वही होता है कि आप दो लोग मिलते हो, मिलके रिसर्च करते हो, एक पब्लिश का नाम हो जाता है, दूसरा, इसमें वो होता है ना कि जो आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी होती है ना, उनके 25 25 30 30 रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। कैसे होते हैं? उनके स्टूडेंट ने लिखा, अपना नाम डलवा देते हैं। नाम ही तो डलवा रहे हैं। इस बंदे ने पीएचडी कर ली, आपको क्या लगता है 25 30 रिसर्च पेपर लेके, उसके अंदर जितने बच्चे आते हैं, सपोज करो आपने एक साल में 5 रिसर्च पेपर लिखे, तो 5 में से उसने बोल दिया 3 में मेरा नाम। अरे भाई गाइड है तुम्हारा, तुम्हें उसकी माननी पड़ेगी, मेहनत सारी तुम्हारी है, पैसे भी तुम्हें लगाने पड़ेंगे पब्लिश करवाने के लिए, लेकिन नाम मास्टर जी का, मैडम का बीच में आ जाए। ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। वन आता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पीयर रिव्यू के अंदर आप आपकी रिसर्च है उसको पीयर रिव्यू करवाना जरूरी है, लेकिन उस पीयर रिव्यू में जो इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए, कौन आपके उसको रिव्यू कर रहा है, तो वो करो। मैं पीएचडी कर दिया ना एक बार, तो तुम सब लोग मेरे अंडर ही पीएचडी कर लेना, सबसे बेस्ट है। शांति से रिलैक्स होके पीएचडी करें, घबराने की जरूरत ही नहीं, एकदम से रिलैक्स होके जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही हम पीएचडी करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिक्स इन रिसर्च, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स शुड नॉट नो द नेम्स ऑफ फिशेस। अब देखिए ये वाला पॉइंट है, अगर देखो मैंने अभी बताया था, अपने दोस्त को कॉल कर दिया, यार इस पेपर में तू रिव्यू करता है ना, फटाफट से मेरा पेपर रिव्यू कर दे। दैट इज रॉन्ग, गलत है, नहीं कर सकते, यू कांट, दैट इज अनएथिकल। तो ये गलत है, ठीक है, सिंपल। ये था फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन, मैंने आपको भी इसके बारे में बता दिया है। फैब्रिकेशन का मतलब होता है मेकिंग अप डेटा और रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग। फैब्रिकेशन में इन्वेंट कर देते हो, क्रिएट कर देते हो कॉन्सेंट फॉर्म्स और पेशेंट डायरीज। देखा होगा आप लोगों ने, डायरीज के अंदर कुछ नई नई एंट्रीज डाल दी जाती। अब इस चीज को
कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादा समझते हैं। तो कॉमर्स से कौन कौन है बताओ भाई और बहनों, कौन कौन है कॉमर्स से? तो कॉमर्स वालों को ये चीज ज्यादा पता है। हमारे लिए बैलेंस शीट का मिलना 36 गुण मिलने से ज्यादा सुकून देता है। बोल दिया ना कि लड़का लड़की के 36 गुण मिल गए हैं, वो इतनी खुशी नहीं देता जितना हमारी बैलेंस शीट मिल जाए तब हमें उतनी खुशी होती है। तब उसमें ये होता था मिलती नहीं है वो, उसमें दिक्कत ये है कि वो मिलती नहीं है। तो इस वजह से हमें भी बहुत सारी चीजें, कई बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट था यार। मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी दिक्कत आए तो दो चीजें कहीं नहीं गई, सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस। इवन के बहुत बार तो मैंने कॉन्टीजेंसी लाइबिलिटीज ऐड कर करके अपनी बैलेंस शीट को मैच किया। कॉन्टीजेंसी लाइबिलिटी तो वही चीज है, तो ये वही चीज है। हम मतलब हम कॉमर्स वाले ये चीजें किए जा रहे हैं। हम ये कॉमर्स वाले तो 11वीं 12वीं से जब हम चीजों का मतलब नहीं पता था तब से हम ये चीजें कर रहे हैं। अब जाके पता चला अच्छा ये ऐसा था, हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं यार। मीनिंग नहीं पता था, प्रोसेस पता था। ठीक है, मीनिंग नहीं पता था कि इसको क्या कहते हैं। आने वाले 5 साल के बाद हमें जाके समझेंगे कि अच्छा इसको फैब्रिकेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। नाम आज पता चला, लेकिन कब कर रहे हैं? 11वीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। आप नहीं भूलोगे ना कि प्रैक्टिकल में हम ये सारी चीजें करते हैं। चलाक ब्रो, यू आर वेरी चलाक। फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है आप अपने रिजल्ट्स को मॉडिफाई करते हो, या फिर आप अपने टूल्स को मॉडिफाई कर देते हो। स्मॉल टेस्ट की जगह, स्मॉल सैंपल की जगह पर लार्ज सैंपल लगा देना, लार्ज की जगह पर स्मॉल लगा देना, है ना। इस तरीके की चीजें हम नॉर्मली इसके अंदर करते हैं। स्मॉल सैंपल, लार्ज सैंपल के अंदर इन सब चीजों को क्या होता है देखने को मिलता है। दैट इज फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लियर है? इरिप्रोडक्टिबिलिटी और इनएडिक्वेट रिसर्च प्रैक्टिस, अब इसका मतलब देखने को मिलता है। दैट इज फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लियर है? इरिप्रोडक्टिबिलिटी और इनएडिक्वेट रिसर्च प्रैक्टिस, अब इसका मतलब क्या होता है कि मैंने वही बताया था अभी। आप लोगों ने पढ़ा था कि रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी है ना, कि मेरी रिसर्च है वो रिलायबल है। अगर मैं उसको दोबारा क्या कर सकता हूं, वो दोबारा रेप्लिकेट हो सकती है। रेप्लिकेट हो सकती है तो जरूरी है रेप्लिकेशन। अगर रिसर्च में रेप्लिकेशन नहीं हो रही तो दैट इज समथिंग कि कोई कुछ ना कुछ घपला है ना। दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है, ये हो जाता है कि रिप्रोडक्टिबिलिटी हो नहीं पा रही है उस चीज, अब उसको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसी तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो फिर रिसर्चर की जो क्षमताएं होती हैं, जो काबिलियत होती है, उस पर क्या किया जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है कि यार इसने जो किया है वो गलत है। सर मैं आपके एग्जाम्पल अपनी कोचिंग में बच्चों को देता हूँ, उसमें आपको क्रेडिट देता हूँ, अच्छा लगता है। बच्चे बोलते हैं हम भी आगे सर से जुड़ेंगे। चलो अच्छी बात है बेटा, हमारे लिए इससे ज्यादा क्या ही है ना। हम तो ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छे टीचर की तरह याद रखा जाए, कि जिसका मतलब मेरी जिंदगी में यही चीज है कि यार मेरे को अगर कोई याद रखे ना तो बस इस वजह से याद रखे कि मैंने किसी की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। मैंने ये भी नहीं कहा कि आपका पेपर क्लियर हो गया, आपका जेआरएफ हो गया, उसके लिए भी याद मत रखो। इस चीज के लिए याद रखो कि मैंने आपको कोई एक चीज आपकी जिंदगी में सिखाई है, जिस जिंदगी ने जिस पॉइंट ने उस आपकी जिंदगी में 1% भी चेंज किया है। दैट इज द ओनली थिंग। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ कि आप ऐसे याद रखो कि हाँ हमने सर से ये चीज सीखी थी और उसका हमें फायदा मिल रहा है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है डेविएशंस फ्रॉम, कि हाँ हमने सर से ये चीज सीखी थी और उसका हमें फायदा मिल रहा है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है डेविएशंस फ्रॉम एक्सेप्टेबल रिसर्च प्रैक्टिस। ये हम पहले भी इस चीज के बारे में बात कर रखी है कि पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 डिफरेंट जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर।
छोटा बच्चा था, और वो बिल्कुल छोटा सा 2-3 साल का था। तो अब उसको उसकी मम्मी को एक और बच्चा हुआ, मतलब उसका छोटा भाई आया दुनिया में। तो वो अपनी मम्मी के पास आया, तो उसने उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाया, पहली बार देखा तो बड़ा खुश हुआ ना छोटा बच्चा। उसने अपनी बहन को बताया, बहन को देखा। उसके बाद वो अपनी मम्मी से बोला, मम्मी तुमने इसके बारे में पापा को तो नहीं बताया? मम्मी बोली क्यों? बोला पापा को सरप्राइज देंगे, मैं बताऊंगा। ये वही चीज है कि एडिटर्स को आप बता ही नहीं रहे हो, जबकि उनको पता है। आप एक ही पेपर को 2 अलग अलग पब्लिशिंग में हाउस में क्या कर रहे हो, पब्लिश करवा रहे हो। गलत है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सबमिटिंग द सेम ये हो गया, विदाउट टेलिंग द नॉट इन्फॉर्मिंग कोलैबोरेटर ऑफ योर इंटेंट टू फाइल अ पेटेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर यू आर द होल इन्वेंटर। अगर 2 लोगों ने मिलकर कोई रिसर्च की है और पेटेंट के टाइम पे आप अपने नाम पे पब्लिश करवा दो उसको, है ना, तो वो गलत है। कुलीग ऑफ अदर ये वाला आ जाता है, पहले उसको ऐड कर देना, उसका नाम ना लगाना, या जिसने काम नहीं किया उसका नाम लिखवा देना। कॉन्फिडेंशियल डेटा फॉर रिव्यूइंग फॉर जर्नल, जो रिसर्च को आपकी रिसर्च को रिव्यू कर रहे हैं उसके साथ। ट्रिमिंग आउटलायर्स, आउटलायर्स क्या होता है, कौन बताएगा? आउटलायर क्या होता है? जो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करते हैं ना, लेफ्ट राइट में बड़ी वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज, तो वो रिमूव कर देना ताकि हमारी जो रिसर्च है वो ज़्यादा अच्छी नजर आए। यूजिंग एन इनअप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एक गलत स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने रिसर्च के रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश, ठीक है, ये गलत है, दैट इज रॉन्ग। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूटर्स का नाम मत देना, सच्चाई को खींचना, सेम रिजल्ट है 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देना, समझ रहे हैं? तो ये सारे बेसिक पॉइंट है, तो इसमें कुछ समझने समझाने जैसा नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हो, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। डेटा चोरी करना है ना मैन्युस्क्रिप्ट, ये तो सिंपल बेसिक चीज है। अब कौन सी चीज मिसकंडक्ट नहीं है? अब ये तो मिसकंडक्ट है, इंटेंशनली आप कोई काम कर रहे हो तो वो मिसकंडक्ट है, ठीक है। जानबूझ के अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो दैट इज इंटेंशनली, आप डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो तो वो गलत है। लेकिन जरूरी नहीं है, इतनी बड़ी रिसर्च होती है उसके अंदर हमसे कोई ना कोई प्रॉब्लम, हमसे कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं। जैसे ऑर्डिनरी एरर हो गया ना, नॉर्मली नेग्लिजेंस की वजह से कई बार हमसे कोई एरर हो जाते हैं, कोई कैलकुलेशन एरर हो जाता है, या फिर वो एरर जो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली उस तरीके के एरर है वो आपको देखने को मिलता है। दूसरा, गुड फेथ डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट, कई बार जजमेंट आपकी गलत हो जाती है, डेटा सही होता है लेकिन व्यू पॉइंट है वो थोड़ा अलग हो जाता है। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, गुड फेथ पर्सनल और प्रोफेशनल ओपिनियन, क्योंकि एक ही चीज को लेके अलग अलग तरीके के ओपिनियंस हो सकते हैं, समझ लो। वही एग्जांपल आ जाती है कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, तो जिसने बोला कि भरा हुआ है वो भी सही है, जिसने बोला आधा खाली है वो भी सही है, तीसरा बोलता है कि ये पूरा ही भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है, आधा हवा से भरा हुआ है, वो भी सही है। तो पीओवी आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे हम किसी चीज को मिसकंडक्ट नहीं बोलते। प्राइवेट मॉरल और एथिकल बिहेवियर, क्योंकि देखो पर्सनल जजमेंट तो वो हमेशा क्या हो जाती है, बीच में आ जाती है। हाँ, वो एलिफेंट वाला एग्जांपल है जो आप बोलते हो, एक हाथी के सामने एक केला पड़ा हुआ है, उसने केला नहीं खाया, बोला क्यों? बोला कुछ नहीं, केला प्लास्टिक का था। बोला अच्छा, बोला अच्छा ठीक है। अगला सवाल, बोला एक हाथी के सामने 4 केले पड़े हुए हैं, उसने चारों ही नहीं खाए, क्यों? बोला चारों ही प्लास्टिक के होंगे। बोला नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का। तो पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग हो सकते हैं, इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो आप उसके बेसिस पे इस चीज को ये नहीं बोल सकते कि वो मिसकंडक्ट है। और ऑथरशिप कंट्रोवर्सी तो की अलग अलग लोग हो सकते हैं, कोई बाहर से कोई बंदा बोल दे कि भाई मैंने, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि ये असल में चीज गलत हो रही है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिसकंडक्ट कुड एंड टू द करियर, एक बात इसमें बताता हूँ।
इसमें ना लेवल्स पूछे गए थे, लेवल्स पढ़ते हैं। तीन तरीके के लेवल्स होते हैं प्लेजरिज्म के। कौन कौन से होते हैं वो बताता हूँ, उसकी क्या क्या पेनल्टी है, ठीक है। इसको रट लेना, इसको लिख लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है, रट्टा मार लेना, इसका अच्छा सा चार्ट बना लेना, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने जैसा। प्लेजरिज्म के 4 लेवल बना दिए हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। अब ये रटने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से सवाल आता है, इस बार भी आया है, पिछली बार भी आया था। तो अगर आपकी रिसर्च किसी की रिसर्च के साथ 10% मैच हो रही है तो वो 0 लेवल है, मतलब उसमें फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर 10 से बढ़ के 40 तक चली गई तो इसका मतलब आप लेवल 1 में आ गए, आपकी लेवल ऑफ प्लेजरिज्म कितना हो गया, लेवल 1 हो गया। अगर लेवल 2 पे चले गए और सिमिलैरिटी 40 से 60 तक हो गई है और लेवल 3 है तो सिमिलैरिटी अबव 60% हो गई। सिमिलैरिटी है तो 60% से भी बढ़, सिमिलैरिटी 60% से बढ़, क्या हो चुकी है, सिमिलैरिटी 60% से बढ़। तो ये पहले 3 लेवल है, ये आपको मैथ्स का कॉलम में भी पूछा जा सकता है सवाल, इसको आप लोगों ने याद रखना है। और साथ ही साथ इसी के अंदर फिर कुछ पेनल्टीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी पेनल्टीज है, इससे भी एक क्वेश्चन आया था मैथ्स का कॉलम में। 0 लेवल पे नो पेनल्टी, however the author and researcher shall be asked to resubmit the work with 0% plagiarism, 0% plagiarism, कि भाई दोबारा सबमिट कर जिसमें 0% प्लेजरिज्म। दूसरा, अगर सिमिलैरिटी 10 से 40% हो तो आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को क्या करना पड़ेगा, विथड्रॉ करना पड़ेगा, और आप 1 साल तक कोई भी रिसर्च पब्लिशिंग नहीं कर सकते। लेवल 1 पे, लेवल 1 पे 1 साल तक रिसर्च पब्लिशिंग नहीं कर सकते, ये भी सवाल आया। दूसरा, अगर सिमिलैरिटी 40 से 60 हो जाए तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट है वो विथड्रॉ करनी पड़ेगी। पब्लिश एनी वर्क फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल। पहले ये 2 कंडीशंस तो सेम होगी ना, ये वाला विथड्रॉ और 1 ईयर, और ये वाला विथड्रॉ और 1 ईयर। लेकिन उसके साथ एक और नई चीज आ गई, शैल बी डिनाइड अ राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट इन द केस ऑफ अकेडमिशन, और 1 साल तक का इंक्रीमेंट भी क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और तीसरा, आप 2 साल तक किसी भी एमफिल या पीएचडी के बच्चे को सुपरवाइज नहीं कर सकते। तो 4 चीजें आ गई, ठीक है। पहला, मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ करोगे, 1 साल के लिए पब्लिश नहीं कर सकते हो, 1 साल का इंक्रीमेंट भी रुक जाएगा, और 2 साल तक बच्चों को आप क्या नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते। दे शैल नॉट बी अलाउड टू बी अ सुपरवाइजर, मतलब गाइड नहीं, सुपरवाइजर। आप सुपरवाइज नहीं कर सकते कितनी देर के लिए, 2 साल के लिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। तीसरा, अगर सिमिलैरिटी 60 से ज्यादा हो जाए, लेवल 3 है, तो वो तो खतरनाक ही है। पहला तो आप लोगों को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, पहले वाले पॉइंट को आएंगी, सबमिट करना पड़ेगा। 3 साल तक कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते, 2 साल तक का एनुअल रोक दिया जाएगा, और 3 साल तक आप किसी को गाइड नहीं कर सकते। जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, ये वाली चीजों का चार्ट बना लीजिएगा, ये वाली चीजों का चार्ट अपनी कॉपी पे बना लीजिए, लिख लो इसको फटाफट। मैंने अंडरलाइन कर दी है सारी चीजें, पढ़ लो एक बार। बना लो। हिंदी में बेटा, इसकी हिंदी क्या, सीधा सीधा तो लिखा हुआ है, इसमें हिंदी जैसा क्या है?
कॉपी होता है या नहीं होता उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके लेवल्स को समझना। इतनी मेहनत, अब कॉपी होता है या नहीं होता उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके लेवल्स को समझना। हमारे लिए काम आसान, इतनी मेहनत हो तुमसे। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इधर लिखो लेवल्स। परसेंटेज कितनी है? लेस देन 10%। 10% से 40%, 40 से 60% और 60% से ज़्यादा, मोर देन 60%, अबव 60%। पहला, इंक्रीमेंट कितनी देर के लिए रुकेगा? यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं रुकेगा। इधर इंक्रीमेंट कितनी देर के लिए? यहाँ पर कितनी देर के लिए? 1 साल के लिए, यहाँ भी 1 साल के लिए और यहाँ 2 साल के लिए। यहाँ पर 1 साल के लिए, यहाँ भी 1 साल के लिए और यहाँ पर 2 साल के लिए। ओके, डिनाइल टू पब्लिशिंग, पब्लिशिंग के लिए डिनाइल, डिनाइल टू पब्लिशिंग, पब्लिश कितनी देर के लिए पब्लिश नहीं कर सकते? इधर तो कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर कितनी देर के लिए? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल, लेवल 2 में भी 1 साल के लिए और लेवल 3 में 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। और सुपरविजन से रोका जाएगा, सुपरविजन डिनाइड, इसमें तो नहीं होगा। ये तो 0 में तो नहीं है ना, लेवल 1 तो ये है ना, अरे ये वाला है। पहले में तो ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे में भी ऐसा नहीं है। दूसरे में गाइडिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। लेवल 2 में 2 साल के लिए गाइड नहीं कर सकते और इसमें 3 साल के लिए। सही बन गया या सर नहीं? इसमें कुछ गलत तो नहीं है? एक बार बता दो। सही लिखा है मैंने सब कुछ? लेवल 1 पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सही लिखा ना? लेवल 1 में इंक्रीमेंट के बारे में क्या लिखा है? लेवल 1 में इंक्रीमेंट कहाँ पे? मेरे को तो दिख नहीं रहा। कहाँ पे थी है? नहीं, अच्छा इंक्रीमेंट ये वाला गलत लिखा है। इधर ही है लेवल 1 में। सबमिट तो ठीक है, चलो।
हो गया, तो ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। चलो 1 मिनट का ब्रेक ले लो। इनफ्रीगमेंटेड मतलब यही, आप किसी का कंटेंट कॉपी करना होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, 1 मिनट का ब्रेक ले लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शांति से बैठ के टॉपिक को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर आप द ब्लड टेलीग्राम पढ़ना, ठीक है मैं देखता हूँ। क्या चलता रहता है, पहले उसी को हटाओ ना। मतलब अगर क्लास के अंदर, क्लास के अलावा बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो आप उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, है ना। हमें जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती, हमें जिंदगी में प्रायोरिटी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आपकी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो ना, उस चीज को टाइम भी दे दोगे। जिस चीज को आप प्रायोरिटी नहीं देते हो, फिर उसके लिए आपको टाइम नहीं निकलेगा। और वैसे आपको नहीं बोला बेटा, वो आई थिंक किसने पूछा, निशिका ने पूछा, ज्योतिका ने एक सवाल पूछा था, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। हाइपोथेसिस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? क्या समझते हो हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिसर्च करने के टाइम पे हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट पे हमारी पूरी रिसर्च है वो बेस्ड होती है। फिर उस स्टेटमेंट को हम सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वो सही बात साबित कई बार हो भी जाती है, कई बार गलत भी हो जाती है। टेस्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक क्लासरूम है, उसके अंदर टीचर है और बहुत सारे बच्चे बैठे। तो टीचर ने अचानक बोला कि वो बच्चे अपनी सीट पे खड़े हो जाओ, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। तो कुछ बच्चे अपनी सीट पे खड़े हो गए। एक लड़की थी, वो भी बोली कि सर मैंने होमवर्क तो किया लेकिन मेरी कॉपी घर रह गई है। बहुत ही एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बोलते थे या सर, करते थे या नहीं करते थे, स्कूल टाइम पे एक बहाना मारते कि कॉपी तो, काम तो किया है सर, कॉपी घर पे रह गई। अब टीचर के दिमाग में क्या है कि ये जो बच्ची है वो झूठ बोल रही है। तो टीचर उसको बोला कि, टीचर ने दिमाग में अजम्पशन बना ली, टीचर ने दिमाग में एक हाइपोथेसिस बना लिया कि ये झूठ बोल रही है। तो टीचर उसे बोलता है कि तू झूठ बोल रही है। तो बोली नहीं नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने काम किया है। बोला कॉपी मंगवा ले? बोले हाँ मंगवा लो सर। तो उसने पीएन को भेज दिया और बोला कि घर पे जाओ और कॉपी लेके आओ। तो पीएन बोला ठीक है। तो पीएन बच्ची के साथ गया, घर से गया, कॉपी लेके आया और सच में कॉपी पे काम है वो किया हुआ। तो अब यहाँ पर जो टीचर का हाइपोथेसिस था वो गलत साबित हुआ।
तो इसी तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उन हाइपोथेसिस के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो कंक्लूजन के बेसिस पे ही हमारी जो रिसर्च है उसका रिजल्ट है। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। So hypothesis क्या है? It is a tentative statement. ये आपकी एक क्या है? Tentative hypothesis statement है जिसकी वैलिडिटी अभी पेंडिंग है। इसको चेक करना भी पेंडिंग है। अब पेंडिंग है या तो इधर यस भी हो सकता है और इधर मतलब ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। ये सच भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा कॉमर्स नेट अचीवर्स। कॉमर्स नेट क्लियर है? अब टेस्ट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हम कौन सा इसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है या कौन सी स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। हाइपोथेसिस दो तरीके के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस को अज्यूम ही नहीं करते। मतलब नल का मतलब होता है जीरो, है ना? नल आपका दिमाग जैसे। तो हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस कंसीडर नहीं करते और जब हम डिफरेंस कंसीडर करते हैं तो उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, लिख लो कॉपी पे, रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और ये दोनों हाइपोथेसिस हैं जो वो आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब एक टाइम पे एक ही हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होता है। अगर नल एक्सेप्ट कर लिया तो अल्टरनेटिव गया, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ तो नल चला गया। सबसे पहले बनने वाला हाइपोथेसिस कौन सा है? नल हाइपोथेसिस। मतलब नल हाइपोथेसिस को आप पहले बनाते, नल हाइपोथेसिस को आप पहले बनाते। लेकिन नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर हमेशा रिजेक्ट करना चाहेगा। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और ये दोनों हाइपोथेसिस हैं जो वो आपस में क्या होते हैं, रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सहेली और गर्लफ्रेंड, सहेली और गर्लफ्रेंड नहीं, सहेली और पत्नी बोल, सहेली और पत्नी। मतलब एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। सहेली रखोगे तो पत्नी से हाथ धोगे, पत्नी रखोगे तो सहेली से हाथ धोगे, दोनों रखोगे तो दोनों से हाथ धोगे, दोनों रखोगे तो जिंदगी से हाथ धोगे। दैट मीन्स कि अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट कर लिया तो ये छोड़ना पड़ेगा। पहले जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है वो नल हाइपोथेसिस बनाया जाता है। अल्टरनेटिव है, रिसर्चर का हाइपोथेसिस है या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं नो डिफरेंस और इसके हम अंदर डिफरेंस करते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
तो रिसर्चर इस हाइपोथेसिस को क्यों रिजेक्ट करना चाहता है, उसका रीजन बताता हूँ। इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अजम्पशन। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इस हाइपोथेसिस को करेक्ट मानेंगे। अजम्पशन हम इसको अज्यूम हमेशा क्या करेंगे, अज्यूम इसको हम सही मान के करेंगे, लेकिन दिल ही दिल इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो कोई दवाई है ना, कोई दवाई है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस दवाई की डोज अगर एक बंदे को 1 महीने तक लगातार दी जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कुछ भी हो सकता है, रिवाइटल वगैरह, कुछ भी। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दवाई खाएगा तो 1 महीने तक खाने के बाद उसकी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम नॉर्मली, हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में ये है कि अगर हमने उसको ये दवाई 1 महीने तक खिलाई तो उसको उसकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन हम हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस नल बनाया जाता है। नल हाइपोथेसिस इस वजह से बनाया जाता है ताकि आपकी रिसर्च में ना, आपकी रिसर्च में कोई पार्शियलिटी ना हो। आप रिसर्च का हाइपोथेसिस क्या बनाओगे, देयर इज नो हाइपोथेसिस क्या बनाएगा, देयर इज नो डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर द मेडिसिन। हम ये मान के चलते हैं कि मेडिसिन का कोई असर ही नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है, असर ना होना मतलब हम अनबायस्ड हैं। अभी हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि अगर आपने इधर ही मान लिया कि दवाई का असर हो रहा है तो फिर तो रिसर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टार्ट तो 0 से ही करोगे ना, उसके बाद आप रिसर्च करोगे, फिर आपको डिफरेंस नजर आएगा, फिर आप इसको रिजेक्ट कर दोगे और इसको एक्सेप्ट कर दोगे। समझ रहे हो? नल हाइपोथेसिस को 0 रखने का मतलब क्या है, मतलब यही है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हम इसको 0 रख के चलेंगे तो हमारी रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी। लेकिन असल में हम इसको क्या करना चाहते हैं, असल में हम अपने इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। क्लियर है? मीनिंग समझ आ गया, फंडा क्लियर हुआ दिमाग के अंदर, दिमाग के किसी कोने में ये पॉइंट समझ आया कि कौन सी चीज एक्सेप्ट है और कौन सी चीज रिजेक्ट है। 0 क्यों माना जाता है, 0 इसी वजह से माना जाता है ताकि रिसर्च में कोई दिक्कत ना, रिसर्च में कोई दिक्कत ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास है, सपोज करो एक क्लासरूम है, उसमें मैंने आज तक क्लास में जाके कभी किसी बच्चे से ये नहीं पूछा था कि तुम्हारे कितने नंबर आए थे। मेरे को बीकॉम फर्स्ट ईयर का इंचार्ज बनाया था, तो मैंने इंट्रोडक्शन में उनको बड़ी अजीब अजीब से सवाल पूछे थे। क्योंकि जब कोई बंदा मेरे को ये बता दे कि सर मेरे 80% आए हैं, दूसरा बोले सर मेरे 50% है, तो मेरे दिमाग में एक बायस्ड अप्रोच बन जाएगी कि जिसके 80% है वो इंटेलिजेंट होगा। तो यही चीज हम इसके अंदर बात करते हैं कि हम बायस्ड नहीं होना चाहते, हम सब चीजों को बराबर रखना चाहते हैं। मैं हर बच्चे के बारे में अपनी परसेप्शन सेम रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये जज करूंगा यार जो बच्चा मेरी क्लास में परफॉर्म करेगा वो कैसा है, उसके 80% आए या 50 आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मीनिंग समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया। अब नल हाइपोथेसिस को आप H0 से डिनोट करते हो और इसको H1 से या फिर HA से डिनोट करते हो, और इसमें नॉट इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है क्योंकि आप इसमें मानते हो कि वैल्यू 0 के बराबर है, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन का मतलब कि वो 0 के बराबर नहीं, कि वो 0 के बराबर नहीं। The null and alternate hypothesis offer competing answer to a research question. When the research
Does the independent variable affect the dependent variable? रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? दो वेरिएबल्स हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर डालेगा। यही बोलता हूँ कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर डालेगा, मैं यही सोचता हूँ, मैं यही अज्यूम करता हूँ। यस सर, बिल्कुल। तो अगर असर डाला, दैट इज अल्टरनेटिव, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ असर हो रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि कोई असर नहीं है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। तो शुरुआत कहां से करेंगे? मतलब अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया ये बीमारी को सही कर देगी, ये दवाई, तो मेरे को रिसर्च करने का क्या ही फर्क पड़ता है? रिसर्च करूं ना करूं, मैं तो पहले रिजल्ट निकाल दिया। अगर मैंने पहले ही रिजल्ट निकाल दिया कि इस दवाई का असर हो रहा है लोगों पे, तो रिसर्च करने का क्या मतलब? रिसर्च करने का मतलब तब है ना जब मैं पहले ये मान के चल रहा हूँ कि ये दवाई असर नहीं कर रही। उसके बाद जब वो असर दिखाएगी, तब मैं देखूंगा कि अब ये नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तब जाके मेरे को ये बात समझ में आएगी, तब जाके मेरे दिमाग में ये चीज बैठेगी, तब मुझे ये पता चलेगा कि क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, क्या इसके अंदर जीरो सिग्निफिकेंस है या इसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, जिसके बारे में मैं जान सकता हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। समझ आया? फंडा क्लियर हुआ कि क्यों हम इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? कॉज और इफेक्ट को चेक किया जाए। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? देखो, नल हाइपोथेसिस का मतलब एकदम आप, तुम जैसे द नल हाइपोथेसिस इज क्लेम दैट देयर इज नो इफेक्ट इन द पॉपुलेशन, कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जितना मर्जी चेंज कर दो, डिपेंडेंट पे उसका कोई असर नहीं होगा, एकदम से पत्थर बना हुआ। समझ रहे हो? आप अपनी भावनाएं प्रस्तुत करते रहते हो किसी सुंदर नारी के सामने, लेकिन वो अपनी सुंदर नारी दिल को पत्थर बनाए रखती है। आपके आंसुओं का भी उसके पत्थर दिल पे कोई असर नहीं होता। तो सेम टू सेम ये वही चीज है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो H0 है वो हमेशा 0 के बराबर है। मतलब H0 का मतलब क्या हुआ कि हम डिफरेंस ही नहीं मानते। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ एरर्स है वो बन जाते हैं। एरर्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइप 2 वन एरर क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। Null hypothesis often include phrase such as no effect, no difference, no relationship. When written mathematically is always included equality. More than equal to, equal का साइन आना जरूरी है, मतलब 0 के बराबर है या more than or less than equal में भी। आप नल हाइपोथेसिस से कभी ये पता नहीं लगा सकते कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को असर डाल रहा है। इनकरेक्टली रिजेक्ट, इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। आपका हाइपोथेसिस राइट है, मतलब राइट था और आपने रिजेक्ट कर दिया, आर को टाइप 1 एरर बोल देते हैं। लिख लो इधर, आपका हाइपोथेसिस राइट था, मतलब आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर हो जाएगा। और जब वो रॉन्ग था, उसको आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो वही टाइप 2 एरर हो गया। मैं आपको इसको सिंपल भाषा में सिखाता हूं। मैंने क्या बोला, आर का मतलब क्या हुआ, टाइप 1 एरर, और डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, टाइप 2 एरर। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रिश्ता आया, लड़का प्राइवेट जॉब करता था, पैसे ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, आपको बहुत खुश रखता, आपके साथ वाइफ भी मैच हो रही थी, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया ये सोच के कि ये सरकारी जॉब पे नहीं है, प्राइवेट जॉब आ रहा है। तो दैट इज टाइप 1 एरर। सही लड़का आया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज टाइप 1 एरर। फिर आपको एक सरकारी जॉब वाला रिश्ता आया, जो ना दिखने में अच्छा, ना बोलने में अच्छा, ना किसी काम में अच्छा, बस इस वजह से अच्छा क्योंकि भैया वो सरकारी दामाद है। तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रॉन्ग रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर का शिकार हो गया। तो सरकारी और प्राइवेट जॉब से आप इसको याद कर सकते हो। अगर सही रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, सही रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, दैट इज टाइप 1 एरर। हाँ, फिर बाद में आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये झिंगुर सा लप्पू सा लड़का है, झिंगुर सी शक्ल वाले को एक्सेप्ट कर लिया सिर्फ इस वजह से
क्योंकि वो सरकारी नौकरी पे लगा हुआ। तो लप्पू सा लड़का, झिंगुर सी जॉब, फिर वो आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? सो ये टाइप नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्या होता है, आपके एरर हमको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। देयर आर सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एरर, दो तरीके। अब रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से अगर हाइपोथेसिस बनाए तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। डज टूथ फ्लॉसिंग अफेक्ट द नंबर ऑफ कैविटीज? फ्लॉस करना में भी पता होगा, एक होता ब्रश करना, एक होता फ्लॉस करना। ब्रश तो दांतों के ऊपर करते हो, फ्लॉसिंग होता है वो दांतों के बीच में की जाती है। देखा होगा आपने, फ्लॉसिंग डिवाइस आती है, वो धागा सा होता है, तो उसको आप अपने दांतों में ऐसे ऐसे दो दांतों के बीच में कैविटीज को क्लीन करने के लिए क्या करते हो, यूज करते हो। सो ये सवाल था कि क्या जो फ्लॉसिंग है वो करने से दांतों की कैविटीज पे कोई असर होता है? तो आप हाइपोथेसिस क्या बनाते हो? टूथ फ्लॉसिंग हैज नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ कैविटीज। कि भाई मतलब ब्रश बोल दो, सीधा सा बोल दो कि ब्रश करने से दांतों की तबीयत पे कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो आप क्या इफेक्ट बनाया कि आप बोलते हो कि नहीं, दांतों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पहले ही ये मान लिया कि ब्रश करने से दांत अच्छे रहते हैं, तो आप पहले ही हाइपोथेसिस को बना चुके, रिजल्ट पे पहुंच। Does the amount of text highlighted in the textbook affect exam score? मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये मेरे पास दो किताबें, एक ये एटीट्यूड है और एक ये वर्ल्ड वॉर आई थिंक 1 की किताब है। जैसे ये एक किताब है, दिख रहा है सबको? देख लिया सबने? देख लिया? एक ये था, मैंने बोला कि इस किताब में जो चीजें हैं वो आपको जल्दी समझ आ जाएंगी, या फिर ये वाली किताब, या फिर ये किताब ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। 90 नहीं 100% लोग बोलेंगे कि सर ये वाली किताब है वो मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डायग्राम, बहुत सारी तस्वीरें। ये देखो, यू देख रहे हो, सोनी। सो दैट इज समथिंग दैट इज रिटन की हाईलाइटेड से उस पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। Does daily meditation decrease the incidence of depression? अब हमें पता है ये चीजें असर करती हैं, कितना असर करती हैं वही चेक करना है। इस वजह से तो हम एरर्स जनरल रूल क्या बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि हम पहले मान के चलेंगे कि इसका भैया कुछ भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि लप्पू से दांत है और झिंगुर सा पेस्ट है, तो दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक, समझ आ गया? क्लियर है जी? तो हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं कि कोई असर नहीं होगा, फिर तभी तो हम स्टडी करेंगे। और हाइपोथेसिस को हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, इसमें हमेशा हम इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट होगा तो हमारी रिसर्च किसी काम की नहीं। अब आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब ये वो वाला हाइपोथेसिस है जिसको हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, H1। इसके अंदर आप डिफरेंस मानते हो, आप इसमें मानते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर होता है। इसमें आप मानते हो कि दांतों पे ब्रश करने से दांत चमक जाते हैं, चीटे चीटे हो जाते हैं, गोरे गोरे हो जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो जहां पर आप कॉज और इफेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हो, जहां पर आप कॉज और इफेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हो कि एक्चुअली कॉज और इफेक्ट होता है, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू। इसमें जो साइन यूज किया जाता है वो मोर देन और लेस देन यूज किया जाता है या नॉट इक्वल टू यूज किया जाता है। एंड अफेक्ट है, डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे को एकदम से ऑपोजिट है। ठीक है, पूर्व पश्चिम की तरह। As with null hypothesis, there are many acceptable way to trace the alternate hypothesis। और इसके अंदर तो आप बहुत सारे अलग-अलग वेव बना सकते हो, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, और चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सेप्ट इसके अंदर ये होगा, क्लियर है? इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब इसके अंदर वही सारे हो जाएंगे। डज
द टूथ फ्लॉसिंग अफेक्ट द नंबर ऑफ कैविटीज, कि क्या दांतों पे ब्रश लगाने से सच में दांत चीटे चीटे होते हैं या नहीं होते? तो हम बोलते हैं कि हाँ, सच में ब्रश करोगे तो दांत चीटे चीटे हो जाएंगे। तो इसमें आप कॉज और इफेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में मान रहे हो आप कि हाँ होंगे, क्योंकि पहले वाले में आप मान रहे थे कि नहीं होंगे, लेकिन अब आप इस चीज को मान रहे हो कि अगर रोज ब्रश करोगे तो दांतों की तबीयत पे असर होगा। That's the number of highlighted। ये फोटो, ये तस्वीरें देख के हम सोचेंगे कि हाँ, अगर ये सारी तस्वीरें बनी हुई हैं, इस पे बहुत सारी फोटोज बनी हुई हैं, तो मैं इस बात पे मानूंगा कि ये मेरे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, है ना, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। मेडिटेशन से डिप्रेशन डिक्रीज होता है एक्चुअली में। मैंने कल आपको एक काम बोला था अपना फोकस बढ़ाने के लिए, 1 दिन के 2 मिनट दोगे, आपका फोकस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ये काम करोगे तो आप ही का फायदा होगा, तो जरूर से किया करो, ठीक है, कभी भी। अब ये देखो, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक दूसरे के साथ सेम है कुछ पॉइंट्स को लेके। सेम कैसे हैं? क्योंकि दोनों ही आपके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देते हैं, दोनों ही कुछ क्लेम लगा देते हैं, और दोनों को ही टेस्ट किया जा सकता है। नल को भी टेस्ट किया जा सकता है और जो आपका अल्टरनेटिव है उसको भी। तो मतलब नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि a claim that there is no effect in the population, इफेक्ट नहीं है, और इधर है, इसमें H0 और HA और H1। अब देखो इसमें कुछ जीरो वैल्यू लिखा हुआ है, तो आप इसके बारे में बोल सकते हो, नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप, नो चेंज, डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट डिक्रीज। समझ रहे हो? जैसे एक बार दिल टूटने के बाद आपका दिल पत्थर हो जाता है, फिर आपको साथ में आसमान से अप्सरा भी आएगी तो आप पे कोई असर नहीं होगा। दैट इज नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप, नो चेंज, डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट डिक्रीज, जीरो, खत्म हो चुका, खत्म। लेकिन इधर है, इधर आप पहला प्यार है, तो किसी ने देख भी लिया उसका भी असर है, किसी ने मैसेज भी कर दिया उसका भी असर है, अफेक्ट है, डिफरेंस है, रिलेशनशिप है, चेंज है, इंक्रीज है, डिक्रीज है। सो दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इसमें इक्वालिटी की बात करते हो, इनइक्वालिटी की बात करते हो, ये आप लोगों को इधर नहीं पढ़ना है, ये मैं आप लोगों को जो नल हाइपोथेसिस के जो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं एरर्स होते हैं उसमें पढ़ेंगे। जनरल टेम्पलेट सेंटेंस वही है। नल हाइपोथेसिस में क्या बोलेंगे कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई असर नहीं डाल रहा, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि वहां पे असर हो रहा है, देयर इज एन अफेक्ट। ठीक है, इधर बोल रहे हैं जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट, एंड दिस इज अफेक्ट, दिस इज अफेक्ट। इधर कोई ना कोई अफेक्ट है वो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ अफेक्ट। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इस बात में कुछ समझ नहीं आया तो इसके एरर्स वगैरह रह गए। संडे को ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, तब तक आप इसको पढ़ो, और कुछ दिन में आप लोगों को PYQs जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लासेस भी आपकी पेपर 1 की बहुत सारी शुरू हो जाएंगी, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों मतलब खत्म हो जाएगी क्लास ये, क्योंकि लास्ट एक ही टॉपिक रह गया इसके।